मानो या ना मानो, ग्रीनलैंड अमेरिका की नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनने के बहुत ज्यादा चांस है। डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली ये कह चुके हैं, या तो पैसे लेकर जमीन बेच दो या तो हम फौजी कार्यवाही भी कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि ऐसा तो क्या होता होगा, ये बस ट्रंप की धमकी है और कुछ नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये सिर्फ ट्रंप नहीं कर रहे, ये एक्चुअली भूतकाल में भी कई बार हो चुका है और ये यूनाइटेड स्टेट्स की पुरानी पॉलिसी है। अमेरिका ने पिछली 2 सदियों में डेकेड्स बाय डेकेड अपने आसपास के कई इलाके अपने नाम किए हैं, जहां पर कुछ तो उन्होंने पैसे देकर खरीदे, कुछ के अंदर क्रांति करवाई तो कुछ को बलपूर्वक हासिल किया। आपको ये तो पता ही होगा कि अलास्का रशिया का हिस्सा था, लेकिन उसे अमेरिका ने खरीद लिया और आज तक की दुनिया का ये रशिया का सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है। और दोस्तों अलास्का की ये कहानी तो कुछ भी नहीं है। इसके खरीदने के कई साल पहले अमेरिका ने एक ऐसी जमीन खरीदी थी जिससे उसका साइज रातों रात दुगना हो गया था। दोस्तों ये बात है साल 1803 की, जब अमेरिका को आजाद हुए करीब 27 साल हो चुके थे और उस वक्त अमेरिका के सिर्फ 17 ही स्टेट्स थे। बाकी उसके आसपास की पूरी भूमि पर यूरोपियन कई कंट्रीज का शासन हुआ करता था। और ऐसा ही एक इलाका, ये जो बीचों बीच दिख रहा है, वो लुइसियाना था और इसकी सीमा दक्षिण में गल्फ ऑफ मैक्सिको से लेकर उत्तर में कनाडा तक फैली हुई थी। अब दोस्तों साल 1803 तक ये पूरा इलाका फ्रांस के कंट्रोल में था और उस वक्त अमेरिका, यानी कि हम जिसे यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, वो बस ईस्टर्न पार्ट में ही फैला हुआ था और पश्चिम का एक्सेस पाने के लिए अमेरिका को ये बीच में आने वाला लुइसियाना प्रदेश किसी भी हाल में अपने नाम करना था। और इसके लिए बकायदा अमेरिका ने अपने 2 डिप्लोमेट्स पेरिस भेजे और उन्हें बस एक छोटे से इलाके न्यू ऑरलिंस का ही सौदा करना था। बस इतनी ही जिम्मेदारी इन डिप्लोमेट्स को दी गई थी। ये न्यू ऑरलिंस लुइसियाना के दक्षिणी छोर पर पड़ता था। अगर इतना सा इलाका अमेरिका को मिल जाए तो अमेरिका का काम चल जाता और उसे बस इस दक्षिणी छोर से वेस्ट में जाने का रास्ता मिल जाता। लेकिन जैसे ही अमेरिका के 2 डिप्लोमेट्स पेरिस पहुंचे, उन्हें सरप्राइज मिल गया। फ्रांस ने उन दोनों को पूरा लुइसियाना खरीदने का मौका दे दिया। एक्चुअली उस दौर में फ्रांस पर नेपोलियन रूल करता था और फ्रांस 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा था और फ्रांस उस समय आर्थिक संकट में भी था। इस हालात में लुइसियाना को बचाकर रखना थोड़ा मुश्किल था और असल में फ्रांस को भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि नॉर्थ अमेरिका में उसकी कितनी जमीन है। और इसलिए फ्रांस के रूलर्स ने उस वक्त सोचा कि जो मिलता है वही रख लेते हैं। अभी आर्थिक मोर्चों पर पैसों की भी जरूरत थी और यही सोचकर फ्रांस ने पूरा लुइसियाना पेश कर दिया। अब अमेरिका ने इन जो 2 डिप्लोमेट्स को फ्रांस भेजा था, उन्हें इतना बड़ा सौदा करने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने मौके की नजाकत को देखकर राष्ट्रपति की परमिशन के बिना ही सिग्नेचर कर दिए, क्योंकि वो नेपोलियन का इरादा बदल जाए उससे पहले ही डील कर देना चाहते थे। और ये डील उस वक्त $1.5 करोड़ में हुई। और अब ऐसे छोटे से अमेरिका को सस्ते में बहुत बड़ी और नॉर्थर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीचों बीच वाली भूमि मिल गई थी और इसे मिलने से अमेरिका का विस्तार अब 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का बढ़ गया था और ये उस समय अमेरिका की साइज के बराबर था। और आगे जाकर सिर्फ इस लुइसियाना से अमेरिका के 15 अलग अलग स्टेट्स बने और इस डील ने अमेरिका का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब चले हम अगले सौदे को देखते हैं। अगर यह सौदा ना हुआ होता तो अमेरिका के पाम बीच पर डोनाल्ड ट्रंप का घर नहीं होता, इस जमीन पर स्पेनियार्डो का कोई शहर बसा होता। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है फ्लोरिडा की। फ्लोरिडा अमेरिका के दक्षिण पूर्वी किनारे पर बसा एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है और यह बहुत ही समृद्ध भी है। इस जगह को 16वीं शताब्दी में स्पेन ने अपनी कॉलोनी बनाया था, लेकिन साल 1763 में स्पेन को इसे ब्रिटेन के हवाले करना पड़ा और 1783 में इसमें एक और नया मोड़ आया जब अमेरिका ने ब्रिटिशरों को खदेड़कर आजादी की जंग जीत ली और उनके फंडामेंटल 13 स्टेट्स को स्वतंत्र घोषित करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम का एक नया देश बनाया। और उस वक्त ब्रिटेन ने इस फ्लोरिडा को वापस स्पेन को लौटा दिया, लेकिन तब स्पेन के लिए भी फ्लोरिडा को चलाना आसान नहीं था, क्योंकि स्पेन दूसरे झगड़ों में उलझा हुआ था और वहां वेस्ट में स्पेन का अमेरिका की सरकार के साथ सीधा सीमा विवाद भी चल रहा था। और इसके अलावा फ्लोरिडा के स्थानीय लोग भी स्पेन के प्रशासन के खिलाफ थे और इसलिए साल 1819 में स्पेन ने फ्लोरिडा परचेज ट्रीटी पर साइन कर दिए और इस ट्रीटी के तहत स्पेन ने फ्लोरिडा की पूरी बागडोर अमेरिका को सौंप दी और इसके बदले अमेरिका को लगभग $50 लाख खर्च करने पड़े।
हालांकि उसे एक स्टेट, एक राज्य का दर्जा साल 1845 में मिला। तारीख 2 फरवरी साल 1848 और यहाँ पर अमेरिका की जंग चल रही थी मैक्सिको से। 2 साल तक चलने वाली इस जंग में मैक्सिको पूरी तरीके से हार चुका था और अमेरिका उसकी राजधानी में बैठकर जंग को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। और ये लड़ाई अमेरिका के मेनलैंड के आज के सबसे बड़े स्टेट टेक्सास को लेकर हुई थी। टेक्सास एक समय पर मैक्सिको का हिस्सा था। इनफैक्ट ये मैक्सिको ही था, लेकिन टेक्सास के कुछ सेपरेटिस्टों ने साल 1836 में आजादी की घोषणा कर दी थी। किससे? तो मैक्सिको से। लेकिन वो बहुत लंबे समय तक आजाद नहीं रहे। साल 1945 में वो अमेरिका में विलीन हो गए। अब इस पूरे खेल में मैक्सिको को अमेरिका का षड्यंत्र लगा, इसलिए उस वक्त मैक्सिको के साथ अमेरिका का सीमा विवाद भी बढ़ गया। ऊपर से इस बीच अमेरिका ने मैक्सिको का ही एक इलाका जो था न्यू मैक्सिको और फ्लोरिडा, उसे खुद को बेचने की ऑफर दी। मैक्सिको इस पर राजी नहीं हुआ और इस डील के टूटने के बाद तनाव काफी बढ़ गया और इस तनाव में अमेरिका ने मैक्सिको के टेक्सास बॉर्डर पर सेना भेज दी और तब मैक्सिको को भी इस हालात में सेना उतारनी पड़ी। इसके बाद बात करें तो इस तनाव के चलते मई 1846 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच जंग भी शुरू हो गई। लेकिन मैक्सिको इस जंग में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और सितंबर साल 1846 में मैक्सिको की कैपिटल में अमेरिकी सेना घुस चुकी थी और मैक्सिको ने तुरंत सरेंडर कर दिया और इसके बाद पीस डील पर बातचीत शुरू हो गई। 2 फरवरी साल 1848 को शांति समझौते पर दस्तखत किए गए और इसके साथ ही मैक्सिको और अमेरिका का वॉर खत्म हो गया। लेकिन ऐसे ही नहीं खत्म हुआ। मैक्सिको को इस हार की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसको अमेरिकी टेक्सास की सीमा को स्वीकार करना पड़ा और टेक्सास के अलावा मैक्सिको का अतिरिक्त और बड़ा इलाका भी, जो करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, वो भी अमेरिका को दे देना पड़ा। और इसी जमीन पर मौजूदा वक्त में कैलिफोर्निया, एरिजोना, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, ओटा और व्यूमिंग जैसे राज्य बसे हुए हैं। और इसके बदले अमेरिका ने मैक्सिको को $1.5 करोड़ की रकम दी थी। अब कहानी उस राज्य की जो अमेरिका का 49वां राज्य बना और अलास्का पर अमेरिका का कब्जा 19वीं सदी में हुआ। दरअसल इससे पहले अलास्का रूस की जागीर था। 18वीं सदी में रूस साइबेरिया होकर अलास्का तक पहुंचा और वहां पर अपनी कॉलोनीज बसाई। हालांकि रूस अलास्का को अपने कब्जे में लेने वाला पहला देश था। इससे पहले अलास्का ना ही ब्रिटेन का और ना ही किसी यूरोपियन देश का गुलाम बना था। वहां पर कबीले थे, लोकल बस्ती थी और अलास्का के मूल निवासी यानी कि वहां के एस्किमो वहां पर हजारों सालों से रह रहे थे। लेकिन उन पर किसी भी देश का कब्जा नहीं हुआ था जब तक 18वीं सदी में वहां पर रशिया नहीं पहुंचा। रशिया ने उस पूरे इलाके को अपने ताबे में लिया, लेकिन यह विस्तार बहुत ही दूर था, जबकि रशिया का ज्यादातर कंट्रोल मॉस्को यानी कि यूरोपियन खंड से होता था। मौसम बेहद कठोर था, आबादी बहुत ही कम थी और वहां के प्रशासन और सुरक्षा पर खर्चा भी बहुत ज्यादा होता था। साल 1853 से 1856 तक क्रिमियन वॉर में रूस के हालात बहुत खराब हो गए थे। सेना, नौसेना और देश के अंदर सुधार के लिए उसे पैसे चाहिए थे और अलास्का से भी अब उतनी कमाई नहीं आ रही थी जितनी पहले होती थी। ऊपर से अलास्का के पास कनाडा में ब्रिटिश हुकूमत थी, इसलिए रशिया को ब्रिटेन का भी डर सता रहा था। इसलिए अलास्का में रशियन मिलिट्री का होना बहुत जरूरी था, जिससे वो ब्रिटेन से अलास्का को बचा सके। लेकिन वो भी रशिया के लिए खर्चीला था और उस जमाने में रशिया अमेरिका को दोस्त भी बनाना चाहता था और रूस और ब्रिटेन दुश्मन थे। जबकि उस समय ब्रिटेन और अमेरिका के रिश्ते भी तनावपूर्ण थे, उतने खास नहीं थे। इसलिए उस वक्त रूस ने यह सोचा कि अलास्का अमेरिका को बेच देते हैं, इससे ब्रिटेन को भी रोका जाएगा और रशियन मेनलैंड जो साइबेरिया है वहां पर भी ब्रिटेन की पहुंच कभी नहीं बढ़ पाएगी और अमेरिका भविष्य में उसका दोस्त भी बन जाएगा। और ये सब सोचकर साल 1867 में रूस ने अलास्का अमेरिका को बेच दिया। अब अलास्का को रशिया से यूएस ने साल 1967 में खरीद तो लिया, लेकिन उसे अमेरिका के 49वें स्टेट का दर्जा यानी कि एक राज्य का दर्जा 3 जनवरी साल 1959 के दिन मिला। इससे पहले अलास्का अमेरिका के मेनलैंड की एक आउटसाइड टेरिटरी था। जब अमेरिका ने अलास्का खरीदा तब अमेरिका की सरकार को उस वक्त बहुत ही आलोचना सहनी पड़ी थी। बुद्धिजीवी लोगों ने, न्यूज रिपोर्टर्स ने, आम जनता ने, सभी ने कहा था कि अलास्का खरीदना एक घाटे का सौदा है। अमेरिका ने असल में एक बर्फीला रेगिस्तान खरीद लिया है जहां पर कुछ भी नहीं उगता। लेकिन साल 1896 में अलास्का में सोना मिलने के बाद लोगों की धारणा बदल गई।
20वीं सदी की शुरुआत में अलास्का से ही कॉमर्शियल फिशिंग और कॉपर माइनिंग से खूब पैसा आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने अलास्का में मिलिट्री बेस बनाया और इसके बाद तो अलास्का में पेट्रोलियम भी निकला और आज अलास्का अमेरिका के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन चुका है। अब दोस्तों चले बात करते हैं हवाई की। अमेरिका के 50 राज्यों में से 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा अमेरिका से नहीं छूती, जो मेनलैंड का हिस्सा नहीं है, जिसमें से एक तो अलास्का है जिसकी बात हमने आगे कर दी, और दूसरा है हवाई, जो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच मौजूद द्वीप समूहों से बना एक अमेरिका का स्टेट है। इन दोनों पर ही अमेरिका ने 19वीं सदी के एंड में कब्जा कर लिया था, लेकिन इन्हें राज्य का दर्जा साल 1959 में मिला। मेनलैंड अमेरिका से इसकी दूरी 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हवाई एक समय तक एक आजाद और पूरा हरा भरा किंगडम था। वहां के मूल निवासियों की अपनी संस्कृति और अपनी शासन व्यवस्था थी। अब हवाई के जो मूल निवासी थे वो हवाई आइलैंड में सदियों पहले पोलिनेशिया से आए थे। ये पोलिनेशिया यानी कि साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन का ये वाला हिस्सा। ऐसे पोलिनेशियन लोगों ने शुरुआत से ही हवाई को बसाया था। फिर 18वीं सदी में अमेरिका से ईसाई मिशनरीज के बहुत सारे ग्रुप्स हवाई आने लगे। ये ईसाई धर्म का वहां पर प्रचार प्रसार करते थे और हवाई के लोगों ने उनका स्वागत किया और इन मिशनरियों को वहां की आबो हवा पसंद आ गई। वो वहां पर बस गए। धीरे धीरे उनका भी कुनबा वहां पर बढ़ने लगा और उसके बाद उनकी नजर वहां की चंदन की लकड़ी और गन्ने पर गई और गोरे मिशनरियों को वहां पर फायदा नजर आया और वहां पर धीरे धीरे उन्होंने वहां की प्रोडक्शन और सप्लाई पर कंट्रोल कर दिया और उनका अधिकांश कारोबार अमेरिका के साथ ही होता था। लेकिन ये लोग इससे भी ज्यादा चाहते थे। 19वीं सदी के अंत तक वो हवाई पर अपना शासन चलाने के सपने देख रहे थे और इसके तहत साल 1887 में उन्होंने हवाई के राजा डेविड वालाकुआ को बंधक बना दिया और उनको लिटरली बंदूक दिखाकर नए संविधान पर दस्तखत करवाए। और इस नए संविधान में वहां के लोकल राजा से उनकी ही शक्तियां और वहां के अश्वेत लोगों से वोटिंग का राइट छीन लिया गया और अब ये गोरे कारोबारी हवाई में जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन साल 1891 में राजा कलाकुआ की मौत हो गई और इसके बाद रानी किलुकलानी गद्दी पर बैठी और उन्होंने साल 1887 वाले संविधान को ही पलट दिया। और तब इन गोरे लोगों ने, जो खुद अमेरिका से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अपने ओरिजिन कंट्री यानी कि अमेरिका से मदद मांगी। अब अमेरिका उसके लिए तैयार ही मानो बैठा था। उन्होंने अपनी नेवी हवाई में घुसा दी और रानी को कुर्सी से उतार दिया और 1893 तक हवाई से स्थानीय लोगों का शासन पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। और इसके बाद 1898 में अमेरिकन संसद ने कानून बनाकर हवाई पर अपने कब्जे को सम्मति दे दी। लेकिन वो अमेरिका की एक बाहरी भूमि के रूप में ही बना रहा। लेकिन आखिरकार साल 1959 में हवाई भी अमेरिका का एक नया राज्य है, यानी कि 50वां और आखिरी राज्य बन गया। दोस्तों साल 1993 में अमेरिका की सरकार ने हवाई के मूल निवासियों से उनको अपना स्टेट बनाने के लिए ऑफिशियली माफी भी मांगी, लेकिन वहां के मूल निवासियों के परिवार को अब तक कोई भी मुआवजा नहीं मिला। अब दोस्तों चले बात करते हैं अमेरिका के आखिरी सौदे की। अमेरिका ने अपना आखिरी बड़ा सौदा डेनमार्क के साथ ही किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सच है, शॉकिंग है लेकिन सच है। सन 1917 में अमेरिका के नीचे कैरेबियन सागर में डेनमार्क के 3 बड़े द्वीप हुआ करते थे, जिनके नाम थे सेंट थॉमस, सेंट जॉन और सेंट क्रिक्स। डेनमार्क ने इन द्वीपों पर 17वीं और 18वीं सदी में कब्जा किया था, क्योंकि उस वक्त डेनमार्क एक कॉलोनियल पावर हुआ करता था और उसने इन तीनों द्वीपों को मिलाकर नाम दिया था डेनिश वेस्ट इंडीज। और इसी दौर में कैरेबियन समुद्र में अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ रहे थे और समय पड़ने पर कैरेबियन में कंट्रोल के लिए भी ये द्वीप अमेरिका के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये सोचकर अमेरिका ने इन द्वीपों को डेनमार्क से पूरे खरीद लेने की बात की। हालांकि इससे पहले भी डेनमार्क से इन 3 द्वीपों को खरीदने के लिए ऑलरेडी 2 बार बातचीत हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही बार बातचीत फैल रही थी। पर इस बार यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हालांकि डेनमार्क उसमें न्यूट्रल था, लेकिन अमेरिका को जर्मनी पर भरोसा नहीं था। उसे लगा कि जर्मनी विश्व युद्ध के चलते डेनमार्क और उसके कारण डेनमार्क के दुनिया में जितने भी द्वीप हैं उनको हथिया सकता है और जर्मनों की पहुंच अमेरिका के आंगन तक पहुंच सकती है और ऐसे में अमेरिका पर फ्यूचर में खतरा मंडरा सकता है। अमेरिका नहीं चाहता था कि उनके आसपास पड़ोस में अमेरिका के खिलाफ कोई भी बड़ा खतरा या कोई भी बड़ी शक्ति मौजूद हो या रहे। ऐसे में ये सब सोचकर अमेरिका ने पहले तो डेनमार्क को समझाने की कोशिश की, लेकिन डेनमार्क के नेता सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे और इसके बाद अमेरिका ने डेनमार्क पर फौज भेजने की भी धमकी दी
और इस धमकी के आगे डेनमार्क उस वक्त झुक गया था और साल 1917 में डेनमार्क ने वेस्ट इंडीज अमेरिका को बेच दिया और अमेरिका ने इसके बदले डेनमार्क को $2.5 करोड़ का सोना दिया था। और आज के दौर में डेनिस वेस्ट इंडीज के तीनों द्वीप अमेरिकी वर्जिन आइलैंड का हिस्सा है। यहाँ के लोगों को अमेरिकी नागरिकता तो मिली है, लेकिन ये लोग संसद और अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। अब बात करें ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड इस वक्त डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन उसे कई मामलों में स्वायत्तता मिली हुई है। एक्चुअली ग्रीनलैंड क्या है, वहां पर डेनमार्क का आधिपत्य कैसे हुआ, इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई है। ग्रीनलैंड की हिस्ट्री के उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाकर आप वो वीडियो भी जरूर देखना। लेकिन हाल के समय में डोनाल्ड ट्रंप को और इनफैक्ट कोर अमेरिका को भी ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड में खनिज है। लेकिन कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ग्रीनलैंड तो बस एक मोहरा है। एक्चुअली अमेरिका ग्रीनलैंड की बात पर अटैक करने की बात बार बार करके यूरोप का पानी नाप रहा है, क्योंकि उन्हें इसके थ्रू एंड में तो पूरा कनाडा चाहिए। अमेरिका की इस कॉन्स्पिरेशनल फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी कनाडा को अपना 51वां राज्य घोषित कर चुके हैं। और इसी तरह अमेरिका ने जो इतिहास में किया, बहुत छोटा विस्तार होने के बावजूद भी अपने आसपास के सारे इलाके खरीदकर, डराकर या लेकर अपने विस्तार को बड़ा बनाया। और इसी के मद्देनजर आज अमेरिका उसी अपनी पुरानी पॉलिसी पर काम कर रहा है। अब इस पर क्या घमासान होने वाला है ये तो हम भविष्य में ही जानेंगे। इस विषय पर आपकी क्या राय है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे द नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।